हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का 19वां भाग है, 19th पार्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का। और इसके पिछले वीडियो में भाग 18 में हमने चर्चा की थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में क्रांतिकारी आंदोलनों के द्वितीय चरण की। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक ग्रुप लर्नी जी और फेसबुक पेज लर्नी जी से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज, इन दोनों के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप हमारे उसमें फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज पे ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2, जिसमें हम क्रांतिकारी आंदोलनों की चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ साथ यहाँ पर जो संवैधानिक आंदोलन है जो कि पैरेलल चल रहे थे उनको भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम रूल लीग की, जो कि एक क्रांतिकारी आंदोलन नहीं था। होम रूल लीग भारत में 2 चरणों में हुई। होम रूल लीग की जो स्थापना हुई वो भारत में 2 चरणों में हुई। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जो होम रूल लीग की हम बात कर रहे हैं ये भारतीय होम रूल लीग है। इंटरनेशनल होम रूल में हम जाते हैं तो वो एक डिफरेंट चैप्टर हो जाता है, जिसकी चर्चा विस्तार से हम अपने एक अलग वीडियो में करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं होम रूल लीग भारत की। तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई पहले चरण में, और दूसरे चरण में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। जो होम रूल लीग थे वो भारत में 2 चरणों में स्थापित हुई, पहला बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और दूसरी एनी बेसेंट के द्वारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं तिलक की होम रूल लीग की। 1908 ईस्वी में सजा के बाद तिलक 1914 ईस्वी को रिहा हुए। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी कि तिलक जो थे उनको 1908 ईस्वी में 6 साल की सजा हुई थी। तो 6 साल की सजा काटने के बाद जब ये 1914 में रिहा हुए, रिहा होते ही ये वापस राजनीति में सक्रिय हुए और जो महाराष्ट्र की राजनीति थी वो और ज्यादा उनको बल मिला। बेलगांव में तिलक के द्वारा 26 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 26 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना हुई। और किसके द्वारा? ये तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापना की गई, जो प्रथम होम रूल लीग थी 26 अप्रैल 1916 की, और यह बेलगांव में स्थापित हुई। तिलक के होम रूल लीग की अध्यक्षता जोसेफ बैप्टिस्टा ने की, और इसके जो सचिव थे तिलक के होम रूल लीग के एनसी केलकर थे। देखिए, एग्जाम्स में कभी भी अगर पूछा जाएगा तो 2 पार्ट्स में ही पूछा जाता है, पहला तिलक की होम रूल लीग के बारे में या फिर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में। जो तिलक की होम रूल लीग थी उसकी स्थापना 26 अप्रैल 1916 में हुई, बेलगांव में हुई, और अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तिलक की होम रूल लीग का क्षेत्र बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत था। जो तिलक की होम रूल लीग का क्षेत्र था वो बंबई को छोड़कर, बंबई सेक्शनल था, इसको छोड़ करके महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार तथा मध्य प्रांत था। तिलक ने अपने होम रूल लीग के द्वारा एक नारा दिया जो कि एग्जाम्स के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं एनी बेसेंट की होम रूल लीग की। एनी बेसेंट की होम रूल लीग, इसकी स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में हुई। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, तिलक के होम रूल लीग की स्थापना पहले हुई अप्रैल में, और सितंबर में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना की। और ये मद्रास में स्थापना की गई। जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी इसकी स्थापना मद्रास में की गई। एनी बेसेंट के होम रूल लीग में मोतीलाल नेहरू और तेज प्रताप सप्रू जैसे सक्रिय नेता शामिल थे। जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी इसमें जो प्रमुख नेता शामिल थे उसमें मोतीलाल नेहरू जो चर्चित नेता थे, और तेज प्रताप सप्रू जैसे प्रसिद्ध नेता शामिल थे। इस होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वयं एनी बेसेंट ने की थी। जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी इसकी जो अध्यक्षता की वो स्वयं एनी बेसेंट ने की, और इसका सचिव जॉर्ज अरुंडेल था। इसके जो सचिव थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे। आगे बात करते हैं
सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग में अहम भूमिका अदा की। जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, सर सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने एनी बेसेंट की होम रूल लीग में बहुत ही अहम भूमिका अदा की। लीग के प्रचार के लिए एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, लीग के प्रचार के लिए एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और कॉमन बिल, इन दोनों की सहायता ली, जिसमें न्यू इंडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे ज्यादा प्रचार में अगर मदद की तो न्यू इंडिया पत्र ने की, साथ में उन्होंने कॉमन बिल और न्यू इंडिया दोनों में अपनी लीग की प्रचार की। होम रूल लीग के प्रभाव के कारण ही 1917 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। कांग्रेस अधिवेशन की चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं विस्तृत रूप से, जिसमें हमने बताया था कि 1917 ईस्वी का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। तो इसकी अध्यक्षता करने का जो कारण रहा वो ये था कि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वह बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ रही थी। इसके प्रभाव के कारण ही इनको कांग्रेस की अध्यक्षता करने का 1917 ईस्वी में मौका प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। और जो सर सुब्रमण्यम अय्यर थे, जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट की होम रूल लीग में, उन्होंने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। और कोई भी उपाधि त्यागने वाले वे पहले भारतीय थे, ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्यागी और ऐसा करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। आगे बात करते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा की। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव मॉन्टेग्यू के प्रस्ताव की घोषणा की गई। मॉन्टेग्यू घोषणा की तिथि 20 अगस्त 1917 ईस्वी। इस प्रस्ताव के अनुसार, इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास था। जो स्वशासित संस्थाएं थी उनका क्रमिक विकास करना ही इसका उद्देश्य रखा जाएगा, ऐसा इस प्रस्ताव में मेंशन किया गया था, ऐसा वर्णन किया गया था। 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई वो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कांग्रेस इस प्रस्ताव को निराशाजनक बताया, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को निराशाजनक बनाया, किंतु नरम दल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 17 अगस्त 1918 ईस्वी को इस प्रस्ताव का स्वागत किया। क्योंकि जो उदारवादी दल थे उन्होंने इस प्रस्ताव को पूर्णतः निराशाजनक बताया, लेकिन बाद में 17 अगस्त 1918 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो एक चर्चित सक्रिय नेता थे उदारवादी दल के, उन्होंने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को एक सूर्य विहीन उषाकाल कहा है। ये कई बार पूछा जाता है, मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषाकाल किसने कहा या सूर्य विहीन उषाकाल किसको कहा जाता है? तो तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को एक सूर्य विहीन उषाकाल कहा है। लाला लाजपत राय ने, आगे बात करते हैं, लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की। तो अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की और वहां यंग इंडिया नामक पत्र निकाला। अमेरिका में यंग इंडिया नामक पत्र निकाल के लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। तो भारत का मैग्ना कार्टा मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने? उदारवादियों ने कहा है। उदारवादी दल ने कांग्रेस के द्वितीय विभाजन के फलस्वरूप 1918 ईस्वी में अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी दल की स्थापना की। कांग्रेस के प्रथम विभाजन की हमने चर्चा की थी, और जो द्वितीय विभाजन हुआ, दूसरी बार विभाजन हुआ, तो उसमें उदारवादी दल अलग हो गए। उन्होंने अखिल भारतीय उदारवादी दल की स्थापना 1918 ईस्वी में की। आगे बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। 1924 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। यह उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण एसोसिएशन था, संगठन था, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई। इसकी स्थापना, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में सशस्त्र आजादी प्राप्त करना था। मतलब भारत में हथियारों के प्रयोग के साथ, हिंसा के साथ, बल का प्रयोग करके आजादी प्राप्त करना रखा गया था।
8 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सदस्य सभा में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। जो इसका नाम बदल के रखा गया वो 8 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बदलकर रखा गया। जैसा कि हमने चर्चा की कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य हिंसात्मक कार्यवाही के साथ राष्ट्र को स्वतंत्र कराना था। काकोरी कांड के बाद, काकोरी कांड की चर्चा अभी हम विस्तार से करेंगे इसी वीडियो में। तो काकोरी कांड जो इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था। काकोरी कांड के बाद इस दल में प्रमुख क्रांतिकारियों जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, विजय कुमार सिंह और भगवती चरण बोहरा और शिव शर्मा, ये जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, उनके संपर्क में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आया आफ्टर काकोरी कांड के बाद। दल के विभाग की अगर बात करते हैं, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसके विभाग की बात करते हैं, तो दल के मुख्य 3 विभाग थे। पहला संगठन, दूसरा प्रचार और तीसरा सामरिक संगठन। अब इन तीनों दलों का जो कार्यभार था वो किसको सौंपा गया था, उस पर अगर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं तो संगठन के लिए विजय कुमार सिन्हा, प्रचार के लिए भगत सिंह और सामरिक संगठन के लिए चंद्रशेखर आजाद को कार्यभार सौंपा गया था। हम चर्चा करते हैं काकोरी केस की। तो काकोरी केस या काकोरी कांड था वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया। यह योजना, जो इस लूट की योजना बनी, ये सहारनपुर में बिस्मिल के घर पर बनी। चूंकि इसके पहले भी क्रांतिकारियों ने धन अर्जित करने के लिए, चूंकि इसके पहले भारतीय जो रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई और जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई, तो उसको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने 2 बार कोशिश की, असफल कोशिश की, लेकिन जो फाइनली एक सफल कोशिश हुई वो एक काकोरी कांड हुआ। जब 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ डाउन पैसेंजर, जिसको 8 डाउन बोलते हैं, उसको काकोरी स्टेशन के पास क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया और इस केस की जो योजना बनी वो बिस्मिल के घर पर सहारनपुर में बनी। इस ट्रेन में सरकारी खजाना और हथियार भी लदे हुए थे। इस घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों को पूरे भारत में अलग अलग जगह पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे उनको पूरे हिंदुस्तान में छापे मारकर गिरफ्तार किया, जिनमें गिरफ्तारी की कुल संख्या 40 थी। इस षड्यंत्र में कुल 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर से, अशफाक उल्लाह फैजाबाद से, रोशन सिंह इलाहाबाद से और राजेंद्र लाहड़ी गोंडा से थे। इन 4 क्रांतिकारियों को काकोरी कांड के आरोप में फांसी की सजा दी गई। काकोरी कांड ने एसोसिएशन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। आगे चर्चा करते हैं नौजवान भारत सभा की। नौजवान भारत सभा क्या थी? भारतीय युवा क्रांतिकारियों के द्वारा 1926 ईस्वी को लाहौर में इसका गठन किया गया। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, नौजवान भारत सभा मतलब ये भारतीय जो युवा क्रांतिकारी थे उनके द्वारा इस सभा का गठन किया गया और ये 1926 ईस्वी को गठित हुई, जो लाहौर में हुई। लाहौर में इसके जो प्रमुख क्रांतिकारी सदस्य थे उनकी बात करते हैं तो जिसमें भगत सिंह, छबील दास और यशपाल जैसे प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। इस सभा के अध्यक्ष जो थे वो रामकिशन थे, महामंत्री भगत सिंह और प्रचार मंत्री भगवती चरण बोहरा थे। नौजवान भारत सभा थी उसकी स्थापना 1926 में लाहौर में हुई, जिसके अध्यक्ष रामकिशन, महामंत्री भगत सिंह और प्रचार मंत्री भगवती चरण बोहरा थे। जो नौजवान भारत सभा थी उसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य भारत को आज़ादी दिलाकर किसानों और मजदूरों की सम्मिलित सरकार का संगठन करना था, उसका गठन करना था। चूंकि ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था, इसका भी मुख्य उद्देश्य सशस्त्र आज़ादी प्राप्त करना था। भगवती चरण बोहरा के द्वारा बम का दर्शन पुस्तक लिखी गई। बम का दर्शन पुस्तक के लेखक भगवती चरण बोहरा थे और अंततः जो भगवती चरण बोहरा थे उनकी मृत्यु भी एक बम दुर्घटना में हो गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की कुछ प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों की
अपने आगे वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय संवैधानिक और क्रांतिकारी जो शेष आंदोलन हैं उनके संयुक्त रूप से। So friends, thanks for watching this video, and for regular updates, subscribe our channel and don't forget to like this video and share this video. Comments your suggestions. Thanks for watching. Thank you.